जमशेदपुर में पिछले 10 माह से बंद पड़ी टायो कंपनी के द्वारा बुलाई गई वार्षिक बैठक को लेकर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां की गई थी। बिष्टुपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील के अधीन चलने वाली टायो कंपनी के मैनेजमेंट और यूनियन के लोगों के द्वारा वार्षिक बैठक समारोह का आयोजन किया गया। इस बैठक में पिछले 10 माह से बंद पड़ी कंपनी पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक स्थल पर टायो कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। मैनेजमेंट और यूनियन के विरोध नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके बावजूद कर्मचारी रोड पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। पत्रकारों से बात करते भी अजय शर्मा ने कहा कि लंबे समय से घाटे में चल रही टायो कंपनी की स्थिति को सुधारने के लिए टाटा स्टील के द्वारा 380 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद मैनेजमेंट और यूनियन के लोग इस पैसे का बंदरबाट कर कंपनी को बंद करने की घोषणा कर चुके हैं। कंपनी के बंद होने से वहां काम कर रहे कर्मचारी एवं उनके परिजन भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। 7,000 लोग एक तरफा लिए गए इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं, मगर राज्य सरकार खामोश तमाशा देख रही है। जहां एक तरफ मोमेंटम झारखंड का सपना देखकर राज्य के मुख्यमंत्री निवेशकों को झारखंड में निवेश करने का न्योता दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चालू कंपनियों को बंद किया जा रहा है। 380 करोड़ रुपए जो है हमारे पेरेंट्स कंपनी जो है टाटा स्टील है, वो टायो को 380 करोड़ रुपया रिवाइव करने के लिए दी कि ताकि कंपनी सुचारू रूप से चल सके। कंपनी का नेट संपत्ति जो है 150 करोड़ का है, लेकिन 380 करोड़ रुपया जो कि ये लोग अपने ऑर्डर पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पास ये लोग क्लोजर के पास गए थे, क्लोजर के लिए गए थे, तो क्लोजर पे जो आदेश आया SKG राहटे चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार के लेबर और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के हैं, उन्होंने ये आदेश दिया कि क्लोजर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ना कंपनी के पास गवर्नमेंट का स्टे ऑर्डर है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, ना ही किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त है, लेकिन पिछले 10 महीने से हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है प्रबंधन। वहीं टायो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी अजय सिंह का कहना है कि जहां एक तरफ पूरे देश में चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है, वहीं टाटा स्टील केंद्र सरकार की मदद से चीनी सामानों का उत्पादन कर रही है और अपने देश में तैयार होने वाले रोल मिल के उत्पादन को ठप कर रही है। चाइना के खिलाफ में बहुत लोगों बम्बई में बैनर को फाड़ा गया, ओप्पो का जितना प्रोडक्ट है आप मत खरीदिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, पब्लिक को सब बोलते हैं। लेकिन टाटा कंपनी रोल फैक्ट्री बंद करके चाइना से रोल एक्सपोर्ट करके पूरे इंडिया में इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तक उसमें इन्वॉल्व है, वो लोग रोल यहाँ खरीद करके बेचते हैं। क्या वो रोल को यहाँ अपनी कंपनी बंद करके उसको चला नहीं सकती है? ये जान करके प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों को बेरोजगार किया जाए। ये सरकार की क्या नीति है समझ में नहीं आती है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने CCR DSP सुधीर कुमार यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम लोग हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और रूट को सुगम रूप से चलाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। बाकी वैसे कोई बात नहीं है। कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग हैं जो लोग अपनी मांग को रखेंगे तो अपनी मांग को रखें। वहीं जमशेदपुर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टायो कंपनी की वार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कंपनी मैनेजमेंट, यूनियन और टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। बिष्टुपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टायो कंपनी के द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में टाटा स्टील के अधिकारी आनंद सेन के अलावे कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श किया। सभी अधिकारी भारी सुरक्षा के बीच मीडिया से बचते बचाते वहां से निकल गए। जो भीड़ निकलेगा वो फोटो हो जाएगा, ठीक है? नहीं बोलेगा हाँ। सरायकेला जिले के चौका थाना अंतर्गत नरसिंह इस्पात के पास थाने की ही पेट्रोलिंग गाड़ी को एक अनियंत्रित हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 4 जवान घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि थाने की पेट्रोलिंग वाहन अपने नियमित गश्ती कार्य में लगी थी। इसी दौरान नरसिंह इस्पात कंपनी के मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित हाईवा ने सामने से पेट्रोलिंग वाहन को
टक्कर मार दी, जिससे वाहन पलट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पेट्रोलिंग वाहन में कुल 4 जवान मौजूद थे। यह हादसा इतना जोरदार था कि सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें चालक निपेंद्र नाथ, एएसआई लाल बाबू राम, 2 कांस्टेबल नंदलाल सिंह तथा इंद्रदेव ठाकुर घटना के वक्त पेट्रोलिंग वाहन में सवार थे, जिसमें 3 को गंभीर चोटें आई है। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही चौका के एसडीपीओ संदीप भगत, चांडिल थाना प्रभारी आदिकांत महतो अस्पताल पहुंचे। इस बात के पास जो ढलान वाला एरिया है वहाँ पर एक हाईवे बड़ी तेज गति से आ रहा था। उसी दौरान पेट्रोलिंग करते हुए चौका की जीप उससे आमने सामने भिड़ंत हो गया, जिससे हमारे 4 जवान घायल हो गए, जिसमें एक एएसआई है, 2 आरक्षी है और एक ड्राइवर है। क्या पोजीशन है? अभी डॉक्टर बताए कि अभी खतरे से बाहर है, फिर अभी चेकअप चल रहा है। अब कुछ टेस्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई। जो चालक था हाईवे का पकड़ाया है या ड्राइवर की कार्रवाई और गाड़ी भी जब्त की है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की थाली से अब टमाटर गायब होने लगी है। कल तक जिस टमाटर की कीमत 10 से 15 रुपए थी, वहीं आज टमाटर की कीमत 120 रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर महंगाई आसमान छू रही है। सब्जियों की कीमत में जैसे आग लगी हुई है। बरबट्टी 80 रुपए केजी बिक रही है तो भिंडी भी 50 को पार कर चुकी है। उधर फूलगोभी भी लोगों को नसीब नहीं हो रही है। 1 किलो फूलगोभी की कीमत 80 रुपए है, यानी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हरी सब्जी से अब दूर होते नजर आ रहे हैं। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर 120 रुपए किलो बिक रही है। मध्यम वर्गीय लोग फिलहाल टमाटर नहीं खरीद रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस जनता ने महंगाई से त्रस्त होकर नई सरकार बनाई, वो भी पूर्ण बहुमत वाली, अगर यही सरकार लोगों की कमर तोड़ दे तो आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि जनता को देखने वाला कोई नहीं है। राजनेता या राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है और इसका जीता जागता सबूत हरी सब्जियों की कीमत में आग लग जाना है। लोग भी नाराज है, चाहे वो सरकार हो या केंद्र सरकार। उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि खाने पीने की वस्तु महंगी ना हो। 120 नहीं ले रहा तो महंगा होने से कस्टमर नहीं जाता। महंगा तो हो ही गया है, कैसे खाएगा? हम रोटी खाने पड़ेगा। नहीं, कैसे छोड़ देंगे? खाना तो पड़ेगा ही, बिना टमाटर कैसे खाएगा? हट जाएगा तो की बात है। नहीं खरीदेंगे सर, कहाँ से खरीद पाएंगे? पैसा रहेगा तब ना पॉकेट में। क्या लग रहा है, सरकार एकदम पूंजीपतियों के हाथ में है, जैसे मन हो लुटवा रहा। पूंजीपतियों की सरकार है, जैसे मन हो लुटवा रहा, गरीबों को लुटवा रहा। आदितपुर नगर निगम क्षेत्र में अब सरकार द्वारा तय मानकों को ठेंगा दिखाकर नक्शा विचलन करने के तहत निर्माण कार्य करना बिल्डरों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नए कार्यपालक पदाधिकारी ने इन बिल्डरों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का ऐलान कर दिया है। आदितपुर नगर निगम क्षेत्र में सरकार द्वारा तय मानकों को ठेंगा दिखाकर बिल्डरों द्वारा नक्शा विचलन कर निर्माण कार्य किया जाता है और ये आज की बात नहीं है। लगातार पिछले कई वर्षों से बिल्डर यही काम कर रहे हैं। नक्शा विचलन करने वालों की अब खैर नहीं, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उन बिल्डरों की अब खैर नहीं। सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार अब वैसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय का। ये यहाँ हमने एक टीम गठित किया है। उस टीम में एक सहायक अभियंता है, जो हमारे सीनियर सहायक अभियंता यहाँ पे वो है, दूसरा एक सिटी मैनेजर है और तीसरा कंसर्न जूनियर इंजीनियर है, जिस वार्ड में वो है। इन लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी नक्शा पारित यहाँ से किया जा रहा है, नंबर 1 वो आप उस नक्शा के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, वो आप देख लीजिए कि वो उस नक्शा जो पारित नक्शा के हिसाब से बन रहा है नहीं। नंबर 2,
अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो बिना नक्शा पारित कराए हुए हो रहा है, उसका भी आप देख लीजिए, उसका एक सूची तैयार कीजिए। इन द मीन टाइम अगर कोई नक्शा जो पारित बिना कराए हुए हो रहा है या नक्शा जो पारित हुआ उसमें डेविएशन हो रहा है, तो इमीडिएट वो रिपोर्ट आए मेरे पास में, और उसको जो है हम अपना जो म्युनिसिपल एक्ट है मेरा, उसके तहत जो है उनको हम नोटिस करके और फिर जो प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया पूरा करके, और अगर वो एक लिमिट में है जो सर्टेन हम लोग का प्रावधान है जो एक सर्टेन चार्ज लेके उसको रेगुलराइज हो सकता है, वैसी स्थिति में उनको ये रेगुलराइज कराना होगा, या अगर वो सीमा के अंतर्गत नहीं तो वैसी स्थिति में फिर उसको तोड़ने का प्रावधान। सन 1974 में संपूर्ण छात्र आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में शहीद हुए आंदोलनकारी प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसीम की याद में जमशेदपुर के साक्षी स्थित शहीद चौक पर उन्हें जेपी युवा छात्र मोर्चा ने श्रद्धांजलि दी। गौरतलब हो, वर्ष 1974 में पूरे देश में छात्रों के द्वारा संपूर्ण क्रांति आंदोलन छिड़ा गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सभी आंदोलनकारियों पर बल का प्रयोग किया था। इसी कड़ी में साक्षी के शहीद चौक पर जमशेदपुर के 3 आंदोलनकारी प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसीम को पुलिस की गोलियां लगी थी और वे दुनिया को अलविदा कह गए थे। उन्हीं की याद में जेपी युवा छात्र मोर्चा प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करती है। इस दौरान सभी ने शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। साथ ही साथ इस दौरान इन्होंने बताया कि राज्य सरकार को चाहिए कि इस शहीद स्थल पर उन शहीदों की प्रतिमा लगाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे, ताकि आज की युवा पीढ़ी उन्हें जान सके। मैं तो आंदोलन से जुड़ा हुआ था और मेरे साथ में ही पढ़ते थे आपको राजीव रंजन और प्रणव मुखर्जी। मेरे आंखों के सामने ये गोलीकांड हुआ था और ये बात सही है कि आज इतने बरस हो गए, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे मित्र रघुवर दास जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी और सुशील कुमार मोदी जी, ये सभी लोगों को हम लोग यहाँ साथ में लाए थे जयप्रकाश जी के साथ। 18 जुलाई 1974 को यहाँ गोलीकांड हुआ था। उसी में पुलिस की गोली से हमारी आंखों के सामने ये 3 छात्र शहीद हुए थे। वो घटना अगर याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा यही आग्रह है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव जी से कि वे कम से कम हर वर्ष इस शहीद स्मारक को जिंदा रखे हैं और इस कार्यक्रम को करते हैं। और दुख भी होता है कि हमारे साथ उस आंदोलन से जुड़े लोग, कई मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह है कि वे एक बार अपना प्रयास लगाकर यहाँ शहीद स्मारक बनाएं। मुझे लगता है शहर के मुख्यमंत्री जब भी आते हैं इसी रोड से आना जाना करते हैं, शायद उन्हें ये दृश्य याद होगा और ये जगह याद होगी। जमशेदपुर स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय आवास पर आज सुपार्टी जमशेदपुर महानगर कमेटी के द्वारा एक मांग पत्र सौंपी गई, जिसमें गांव तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की मांग की गई। पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष राजीव राम के नेतृत्व में ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इस दौरान इनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री तथा राज्य के मुख्यमंत्री गांव को डिजिटल बनाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, पर हकीकत ये है कि उन तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचने के कारण उन्हें आत्महत्या करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि इन किसानों के दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है, जिस पर सरकारी तंत्र को ध्यान देना चाहिए। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया। जी का बात पेश किया है, जिसमें बोला गया है झारखंड में डिजिटल होंगे, लेकिन अभी तक कुछ हम लोग ऐसा लग नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्र में जो डिजिटल वाला, हम लोग गए थे आपका विजिट करने के लिए गाँव में, देखें काफी संख्या में बोर्डिंग खराब है, ग्रामीण लोग भूखा मर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी का नजर, नेता, विधायक, मंत्री का नजर इसमें नहीं है। हम लोग सोच रहे अपना से जो भी होता है, जितना भी होता है, हम लोग अपना से दौड़ भाग के करें ग्रामीणों के लिए, और हो सके तो मोदी जी के यहाँ जाना पड़े तो हम लोग गुहार लगाने के लिए जाएंगे। मांग हम लोग करना चाह रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बोला गया है डिजिटल के लिए, तो हम लोग डिजिटल नहीं हो तो रिपेयरिंग जो भी है, बोर्डिंग का रिपेयरिंग हो जाए, वो कुछ ग्रामीण को जो फंड में जाता है वो फंड चल जाए हम लोग के पास, वो बहुत है अभी ग्रामीण लोग के पास। डिजिटल की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल ग्रामीण को, अभी फिलहाल रोटी की जरूरत है उनको, जो रोटी मिल जाए वो बहुत है ग्रामीण। आदितपुर के निवासी बरसात के इस मौसम में भीषण गंदगी में रहने पर विवश हैं।
बीमारियों का खतरा भी यहाँ बढ़ गया है। वहीं नगर निगम भी बेबस है, क्योंकि प्रशासन ने जहाँ कचरा निष्पादन का स्थल चयन किया था, वहाँ लोग कचरा नहीं फेंकने देने का ऐलान कर चुके हैं। पर जल्द ही इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यहाँ महामारी फैलते देर नहीं लगेगी। आदितपुर के निवासियों की स्थिति आप साफ समझ सकते हैं। आखिर किन परिस्थितियों में यहाँ के लोग दिन काट रहे हैं। ऊपर से बरसात का मौसम, गंदगी के कारण यहाँ कभी भी महामारी फैल सकती है। नगर निगम के लिए जो स्थल प्रशासन ने चुना था, वहाँ कचरा डंपिंग नहीं करने देंगे स्थानीय लोग। स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। आदितपुर और कमरिया क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को चिन्हित कर 41 सूत्री मांग पत्र नगर निगम अध्यक्ष को सौंपा गया है। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, प्रधान सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों को भी दी गई है। नागरिक समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जन समस्याओं के प्रति रोष जताते हुए निगम क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान की मांग की है। साथ ही साथ जल्द से जल्द कचरा निष्पादन की मांग भी उठाई गई है। बरसात का मौसम होने के कारण इलाके में फॉगिंग मशीन चलाने और ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव की भी मांग की जा रही है। जो भी है डेंगू महीने का प्रकोप भी है। सफाई तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। और डेंगू का शिकायत सही है, दिख नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसे हो ही नहीं रहा है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है तो ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है बहुत जल्द। हम लोग 2 से 4 दिन के अंदर हम ब्लीचिंग सभी वार्ड में ला रहे हैं। और जो भी ये लोगों का समस्या है, इसमें कुछ है जो हम लोग काम कर चुके हैं और कुछ है जो इस पर हम लोग विचार करेंगे। डस्टबिन के हटाने की बात आती थी। डस्टबिन हटाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर पूरा निगम क्षेत्र में अगर डोर टू डोर सभी घरों से मिल जाता है तो हम लोग डस्टबिन को हटा देंगे, क्योंकि डस्टबिन से ही ज्यादा गंदगी फैल रही है। जमशेदपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और किसानों के द्वारा चलाए गए आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी पर कई बुद्धिजीवियों ने प्रकाश डाला। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में कॉलेज के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कॉलेज के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले डॉक्टर रामजी सिंह के अलावे शहर के कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे। छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामजी सिंह ने कहा कि भले ही युवा पीढ़ी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माने या ना माने, मगर उनके विचारों को जरूर जानने का प्रयास करे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों किसानों ने शुरू किया था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था और किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। ये स्थिति आंदोलन के 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी फिर से उत्पन्न हुई है। पिछले कुछ वर्षों में 450 लाख से अधिक किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। आज भी किसान चंपारण में सरकारी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। चंपारण का सत्याग्रह दुराग्रह नहीं था, वो सत्याग्रह था इसलिए था। उसके पहले सब अस्त व्यस्त था और उसमें से जमींदारी प्रथा निकली और जमींदारी प्रथा समझे हिंदुस्तान में, ताकि वो ये सरकार के, अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू बन जाए और उनके हामे हां मिलाने वाले हों और वो किसान, गरीब किसानों से माल गुजारी वसूल करे। ये सवाल, और ये सवाल इतना सवाल है, मैं तो अभी भी कहता, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, लालू जी की किसी की सरकार, अभी भी चंपारण की स्थिति उससे बदतर भी है, अच्छी है। जमशेदपुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के कशियाबेड़ा गांव के रहने वाले ठाकुर मुर्मू पिछले 1 महीने से इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती है। वहीं गांव में ही आपसी विवाद हुआ था और इस विवाद में एक युवक ने उन्हें टांगी से मारकर घायल कर दिया था। परिजनों ने 80,000 रुपए जमा किए थे, लेकिन धीरे धीरे बिल बढ़ता गया और करीब 2 लाख का बिल इनका हुआ है। अब अस्पताल प्रबंधन पिछले 19 दिनों से मरीज को बिल जमा करने के बाद ही डिस्चार्ज करने पर अड़ा है, जबकि परिजनों के पास इतने पैसे नहीं होने के कारण वे मजबूर हो गए हैं।
परिजनों ने हर संभावित जगहों पर न्याय के लिए फरियाद लगाई है, लेकिन न तो अस्पताल प्रबंधन सुनने को तैयार है और न ही जिला प्रशासन, न ही कोई जनप्रतिनिधि इनके साथ खड़े हैं। ऐसे में मरीज के परिजन अस्पताल में ही न्याय की आस में दिन काट रहे हैं। কতদিন হয়ে গেছে? এক মাস থেকে কত টাকা বলেছে বিল? বিল তো অনেক হয়েছে। ছেড়ে নেই? হ্যাঁ, ছেড়ে নেই। হাসপাতাল তো ভর্তি হয়েছিলাম আগে 80,000 মতো। হ্যাঁ, আমি তো পিছু আসছি। 2 লাখ টাকা হয়েছে। হ্যাঁ, ওইরকম হয়েছে। কত 2 লাখ। जमशेदपुर के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने पटमदा तथा बोराम प्रखंड में बने स्वास्थ्य केंद्रों को चालू कराने की मांग को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा जिले के उपायुक्त से इसे चालू करवाने की मांग की। वाहिनी के सदस्यों के अनुसार पिछले 2 वर्ष पूर्व पटमदा प्रखंड में 50 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है और आज तक इसे चालू नहीं किया जा सका। वहीं बोराम प्रखंड में भी 30 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है और उसे भी वर्षों से ताला मारकर रखा गया है। इस कारण से वहां के मरीजों को लंबा सफर तय कर जमशेदपुर इलाज के लिए आना पड़ता है और कई बार तो देरी के कारण कईयों की मौत भी हो जाती है। यही नहीं, स्थानीय थाने को भी मेडिकल रिपोर्ट तथा जांच आदि के लिए जमशेदपुर शहर का रुख करना पड़ता है। इससे पूरे क्षेत्र की जनता त्रस्त है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि अविलंब इन स्वास्थ्य केंद्रों को चालू किया जाए। जो पटमदा प्रखंड के माचा में एक स्वास्थ्य केंद्र बन के 10 साल से तैयार है 50 बेड का। बोराम प्रखंड के लाजोड़ा में एक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का बन के तैयार है 2 साल से। तो हम लोगों का डिमांड है कि भाई ये कहाँ आप लोगों का कानूनी पेंच पड़ रहा है कि उद्घाटन इसका चालू क्यों नहीं हो रहा, जिस उद्देश्य से बना उसका पूर्ति क्यों नहीं हो रहा। जबकि मैंने स्टेट का मानना होता है कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है वो स्टेट का होता है। तो आप मैंने वहाँ जो हजारों लोग मर रहा है, आने जाने के क्रम में जो लोग मर जाते हैं, स्वास्थ्य के अभाव में, पैसा के अभाव में लोग मर जाते हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और आम लोग मरता तो ठीक है, जब सरकारी जो बोराम में है उसका इंजरी रिपोर्ट बनाने के लिए जमशेदपुर आता है पुलिस, बोराम पुलिस जमशेदपुर आता है, उन लोगों की इंजरी रिपोर्ट के लिए भी वहाँ पे बोराम में व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों का डिमांड है कि जल्द से जल्द इस महीना के अंदर में उसका उद्घाटन किया जाए, चालू किया जाए। नहीं तो इसके बाद हम अगला स्टेप होगा कि भाई जिला प्रशासन का, प्रखंड का हम लोग घेराव उराव करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।